नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेडीयू एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके पहले मैंने 3 वीडियो में 2025 का पीवाईक्यू जीएस सेक्शन का करा दिया है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि केवल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ये जो प्रवेश परीक्षा है ये आयोजित करती हैं। पिछले 2023 से लगातार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही आयोजित कर रहा है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं 2024 का जीएस सेक्शन का पीवाईक्यू, जो कि 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं सुरकोटदा एक पुरातत्व स्थल है, एक स्थान है जो हड़प्पा कालीन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय में एक स्थल है जो काफी प्राचीन है और हमारे गौरवमयी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन की भाषा यही है कि कहाँ पर अवस्थित है, इस वर्तमान भारतीय किस राज्य में यह लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। आप जानते हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता, ये वर्तमान भारत के पश्चिमी भाग में लोकेटेड है। आपको ये पता होना चाहिए। ये करीब गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। तो उन्हीं में से ये एक स्थान है गुजरात। ठीक है, जो अपने भारत के पश्चिम में पाया जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा गुजरात में अवस्थित है। सुरकोटदा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, 1964 में इस स्थल की खोज जगपत जोशी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने खोज किया था? जब ये आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे एक चीज आप ध्यान लीजिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे जो हो जाए, एक क्वेश्चन तो आना तय है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। धौलवीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सबसे उत्तरी भाग है हड़प्पा सभ्यता का। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है। और रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, अगर आप ये ना समझ पाए हैं तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उत्तर में सबसे ऊपर मांडा है, दक्षिण में आलमगीरपुर है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी स्थल जो प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद है महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे पूरब में, सबसे पूर्वी भाग जो है वो सिंध में है। ठीक है, सिंध में है। अभी मैं शायद उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, किसी और वीडियो में हम उसे देखते हैं। चलते हैं दूसरे वीडियो पर, दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ कहा जाता है? निम्न में से किस ग्रंथ को कर्मकांड ग्रंथ कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। क्योंकि यजुर्वेद में तंत्र मंत्र जैसी साधनाओं
के बारे में, ठीक है, जादू टोना इत्यादि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है, इसलिए इसे कर्मकांड ग्रंथ कहते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। बलिदान धर्म का तात्पर्य है बलि से, ठीक है, जो बलि को बढ़ावा देता है, ठीक है, सैक्रिफाइसेस को। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसमें यज्ञों का अनुष्ठान भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है, ठीक है। अलग अलग यज्ञों का अलग अलग प्रकार जो है वो इसमें दिया गया है। इनमें यज्ञों के नियम, विधि विधान और संकलन तथा बलिदान विधि आदि का वर्णन मिलता है। इसमें 1088 सूक्त और लगभग 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, इम्पोर्टेंट यही था। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं और मंत्रों का संलग्न है। इसे पाठकर्ता का उद्गाता कहते हैं। ये सब इतना खास नहीं है, इतना मायने नहीं रखता। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यजुर्वेद है, इसे कर्मकांड। और एक चीज ध्यान रखिए, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। बस इतना सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता हो जाएगा, वैसे पता होना ही चाहिए। 16 महाजनपद, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं महाभारत में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैसे अंग हो गया, कुरु हो गया, मल्ल हो गया, मत्स्य हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे 16 महाजनपद मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल थे। गंगा घाटी के 16 जनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कोसल, ठीक है, अवंती, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में ये प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। जैसे आज के अलग अलग देश होते हैं, वैसे अलग अलग जनपद हुआ करते थे उस काल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ये भी आपको पता होगा, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा विशेष तो नहीं है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म और सी इस्लाम, डी जैन धर्म। जानते हैं कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर लोग जो है वो श्वेत रंग के कपड़े को धारण करते हैं, और जो दिगंबर होते हैं, दिग मीन्स दिशा, अंबर मीन्स क्लॉथ, कपड़े, ठीक है। तो दिशाओं को ही अपना कपड़ा समझने वाले जो है ये दिगंबर, ये नग्न रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने के पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कभी मिलान में दे सकता है। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म के हैं ऋषभदेव जी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? दिए गए ऑप्शंस में पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तनख, बी आगम, सी हदीस और डी त्रिपिटक, ठीक है। तो हदीस तो आप जानते हैं इस्लामिक फेथ में है।
ये इसका सही ऑप्शन जो है वो त्रिपिटक है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। नंबर 1 विनय पिटक, सूक्त, दूसरा सूक्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीनों पिटकों में जो है वो तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ये अर्थात पाली भाषा में लिखी गई है। ये ध्यान में रखिएगा इसको, ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। वैसे बौद्ध धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ, ज़्यादातर क्या, लगभग सारे ही ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि उस समय पाली भाषा ही सार्वजनिक की भाषा हुआ करती थी। आम बोलचाल की भाषा भी पाली ही हुआ करती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, अर्थात ये ईश्वर को मान्यता नहीं देते हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, अर्थात कर्म और पुनर्जन्म को ये मानता है, परंतु आत्मा की नहीं। ये आत्मा को नहीं मानता है। ठीक है, पुनर्जन्म को तो मानता है लेकिन आत्मा को नहीं मानता। ये थोड़ा सा टिपिकल है, पर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित आगम है। आगम जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, हदीस मुस्लिम धर्म से अर्थात इस्लाम धर्म से, और तनख यहूदियों से संबंधित है, यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? मध्यकालीन क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, चौगान एक खेल होता है। ठीक है, चौगान एक खेल होता है। वही खेल खेलने के दौरान कौन सा, ये घोड़े पे बैठकर दरअसल खेला जाता है। आप देखे होंगे घोड़े पे बैठकर एक हॉकी जैसा खेल खेला जाता है। ठीक है, आपने ये कभी वीडियो में देखा होगा। तो वैसा ही खेल होता था, चौगान होता था, वह उसका रूप परिवर्तित होके आज भी खेला जाता है। तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े से गिरकर मर गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने के दौरान मृत्यु हुई थी। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि वो पहला मस्जिद जो है वो उत्तर भारत में ऐबक ने कराया था। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। विष्णु मंदिर था, उसे तोड़कर बनाया गया था वहां पर। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसे तोड़ के गिरा दिया गया। उसी की दीवार पर नए छत को जो है वो धारण करके एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। दरअसल ये एक मस्जिद थी। ठीक है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था, आपको ये पता होगा। कुतुबुद्दीन तख्त बख्श, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, और कुरान कुरान ख्वां, सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ये आता है वनडे एग्जाम में, खास करके ये आता है क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई डॉट 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 द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के पहली लड़ाई में डॉट 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 द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? आप जानते हैं पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, ये वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यहां से मुगल वंश का स्थापना मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, और यहाँ पे लोदी वंश समाप्त हुआ था, क्योंकि लोदी हार गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। लोदी किसके द्वारा मारा गया था? लोदी मारा गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तथा इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासन की शुरुआत भी हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी के नाम से या गाजी की उपाधि दे दी गई थी? ऑप्शन ए काबुल का युद्ध, बी पानीपत, सी खानवा और डी घाघरा का युद्ध। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां लोदी तथा मेदनी राय ने लड़ा था। ठीक है, और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ये कई बार आप लोग फारसी भाषा से जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मुगलों की भाषा फारसी हुआ करती थी, लेकिन यह फारसी भाषा में नहीं बल्कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। इसमें बाबर ने अपने जीवन के अनेक घटनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? ये मैंने कल भी बताया था आपको, जब नहीं आ जाए क्वेश्चन में तो आपको तुरंत ही अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तुरंत ही अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन देता है। जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ये जो नहीं शब्द है ये ध्यान से उतर जाता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में आप पहले ही सचेत रहिए और अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही। ठीक है, आगरा किला ऑप्शन ए, बी फतेहपुर सिकरी, सी दिल्ली का जामा मस्जिद और डी बुंदल दरवाजा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि अकबर ने इनमें से किसका निर्माण नहीं कराया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं कराया था। अकबर ने जो है वो आगरा का किला और जहांगीर महल, ये 2 चीजें बनवाई थी। ठीक है, इलाहाबाद का एक किला है वो भी बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। पुरानी दिल्ली में ये आज भी लोकेटेड है जामा मस्जिद, इसे शाहजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखिएगा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था और कहाँ, ये हो सकता है पूछे कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर अवस्थित है, तो ये फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, हमने कोई छोड़ा क्या? नहीं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं क्योंकि ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिल्लियावाला युद्ध ये आंग्ल सिख युद्ध था, अंग्रेजों और सिखों के मध्य लड़ा गया था। चिल्लियावाला युद्ध लड़ा गया था ये 1849 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के दौरान लड़ा गया था और 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिल्लियावाला का युद्ध हुआ था, जो अनिर्णायक रहा। इसके बाद संधि हो गई थी, ये अनिर्णायक रहा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डॉट 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 का राज्य स्थापित किया था। कौन सा राज्य या कहां पे जो है स्थापित किया था राजपूत राजवंश अनंगपाल तोमर ने?
तो इसका सही ऑप्शन है डी। अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की। अनंगपाल राजपूत वंश से संबंधित था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली में स्थापना ढिल्लिका नाम से की थी। वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका नाम से की थी। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि अनंगपाल तोमर ने किस शहर का जो है वो नींव रखा था, किस शहर की स्थापना की थी। वैसे दिल्ली की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर ने किस शहर की स्थापना की थी, तो दिल्ली की स्थापना की थी, दिल्ली का नाम से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? 1505 में पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, पहला किला जो है कौन सा था जो निर्मित कराया गया था? सेंट एंजोला, सेंट थॉमस, फोर्ट इमैनुअल और फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेंट एंजोला फोर्ट केरल के कुन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा कराया गया था और पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे पूछ रहा है। सिंपल सा, इसका अगर भाषा थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है तो हम इसको सरल करके देखें तो सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी की लड़ाई कब हारे थे, या इसको और तोड़ सकते हुआ कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, तो 1757 में हुई थी, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। इसे आधुनिक भारत का जो है वो गद्दार भी कहा जाता है। ठीक है, देशद्रोही भी कहा जाता है। मध्यकाल में जयचंद को यह कहा गया था और देश का पहला गद्दार जो है वो राजा आम्भिक को कहा गया है, क्योंकि उसने सिकंदर का साथ दिया था राजा पुरु को हराने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, अर्थात 2025 में भी आया था, 24 में भी आया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। कौन सा राज्य सबसे बड़ा सामंती राज्य था भारत की स्वतंत्रता से पहले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद जो था इसे ऑपरेशन विजय द्वारा विलय किया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, ये वर्तमान का जो नहीं, ऑपरेशन पोलो द्वारा, ऑपरेशन विजय द्वारा तो पुर्तगालियों को भगाया गया था। ठीक है, गोवा को आजाद कराया गया था। तो ऑपरेशन पोलो द्वारा ये भारत में शामिल किया गया था, क्योंकि यहाँ का जो नवाब था उसने कहा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे या हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो ऐसी दशा में सरकार को बल प्रयोग करना पड़ा, सशस्त्र बल प्रयोग करना पड़ा कि तो, और ये छोटा मोटा देश नहीं बनता, अगर बनता तो ये आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है इससे बड़ा था। तो ऐसी दशा में अगर देश के अंदर इतना बड़ा दूसरा देश हो तो कितनी बड़ी समस्या। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश, तो सोचो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अकेले पाकिस्तान से ही हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर एक और देश, इस्लामिक देश अगर भारत के अंदर ही बसा होता तो सोचिए क्या होता। तो ऐसी दशा में सरदार पटेल और पंडित नेहरू के विचार विमर्श से इस पर बल प्रयोग किया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है आर्मी गई और तुरंत इस देश को इस सामंती राज्य को भारत संघ में मिला लिया। भारत सरकार स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य जो है वो हैदराबाद था, और स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16
1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथ डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डॉट 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 कॉलेज शुरू किया था। तो अगर हिंदू कॉलेज है, हिंदी कानूनों का अध्ययन करना है, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए होते हैं? संस्कृत। तो उसे पढ़ने के लिए किस चीज की जानकारी चाहिए? संस्कृत। तो अगर उसको अध्ययन करने के लिए हमने कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय स्थापित किया तो कौन सा कॉलेज होगा? वो संस्कृत कॉलेज होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आम सी चीज है, आप रीजनिंग लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथ डंकन ने हिंदू कॉलेज और दर्शन के हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, समाचार पत्र बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र था। ये आपको ध्यान में रखना है बाबू, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हर 1, 2 या 3 वर्षों बाद ये क्वेश्चन आता ही आता है। और ना केवल इसमें ये क्वेश्चन हमेशा वनडे एग्जाम और इवन पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है। कि ये मुझे जैसे याद है 2024 का जो बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी समाचार पत्र से आया था कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। नहीं, उसमें क्वेश्चन आया था कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि समाचार पत्रों से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। समाचार पत्र बंगाल गजट जो है वो जे.ए. हिक्की ने जो है वो प्रतिपादित किया था पहली बार। हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की जे.ए. हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल एडवाइजर था। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 में बंद कर दिया गया। ठीक है, इसने 1780 से लेकर 82 तक कई बार जो कारखानों में मजदूर थे उनके साथ हो रहे अन्याय की कई बार आलोचना कर दी। तो आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार थी उस समय हुकूमत में, उन्हीं का बोलबाला था। तो उन्हें 1782 में इसे बंद करवा दिया। इंडिया गजट भारत का दूसरा समाचार पत्र था। इंडिया गजट, पहला कौन था? बंगाल गजट, दूसरा कौन था? इंडिया गजट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1757 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? 1757 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 में। कहां से? अपने यूपी मेरठ से। ठीक है, मेरठ से शुरुआत हुई थी। तो उस समय भारत का बादशाह कौन था, या कह सकते हैं कि मुगल बादशाह कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, सी सादत खां और डी बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ये नाम थोड़े अजीब होते हैं तो आप माइंड मत कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। ये बूढ़ा हो चुका था, ये काफी बूढ़ा और बीमार था, चारपाई पे लेटा हुआ था जब 11 मई को इसके पास सेना पहुंची और कहा कि आप हमारा नेतृत्व करिए और भारत के सम्राट आप बनिए, हमें अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। 10 मई 1757 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह जो है वो बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे। वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में रंगून में म्यांमार में हुई थी। म्यांमार बर्मा नामक देश जो है हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है वो पामर्स्टन थे, ठीक है। और विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? ये दक्षिण भारत का एक विद्रोह था। बेसिकली ये मुस्लिम किसान जो थे उनका विद्रोह था, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। और बहुत ही जो है वो ब्रूटल तरीके से इस विद्रोह को दबाया गया था, बहुत ज्यादा ब्रूटल। उसके बाद से मोपला आज तक कभी विद्रोह या ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए। इतना विभत्स दृश्य था अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया था। मोपला विद्रोह 1921-22 के बीच हुआ था। मोपला केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की उच्च दर थी। नजराना या दमनकारी तरीके से लगान वसूली इत्यादि इस विद्रोह के मुख्य नेता अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 1922 तक यह विद्रोह चला था, ठीक है। चलते हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? किस वर्ष की गई थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1897, बी 1557, सी 1667 और डी 1867। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है कि हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन ही आएंगे। अब जितने भी यूपी के एग्जाम होते जा रहे हैं वो कठिन होते जा रहे हैं, निरंतर कठिन होते जा रहे हैं, ठीक है, वे निरंतर कठिन होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एग्जाम धीरे धीरे कठिन होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो हो सकता है कभी कई सारे विद्रोह दे दे और उनका ईयर दे दे सूची 2 में और कह दे मिलान करना है, या हो सकता है कि इस समाज की स्थापना जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज दे दे, ठीक है, और प्रार्थना समाज दे दे कि और बोल दे कि इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1867। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष और विवाह की आयु में वृद्धि करना था, अर्थात कह सकते हो कि बाल विवाह को रोकना था, विधवा विवाह तथा धर्म कुरीतियों जैसी कुरीतियों से आपको मुक्त कराने का जो है इसका उद्देश्य था। विधवा विवाह को समर्थन दिया था इन्होंने कि विधवाओं का दोबारा विवाह होना चाहिए, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पता नहीं आज क्या हो गया मुझे, जो हर लाइन में नेक्स्ट वीडियो ही निकल के आ रहा है, सॉरी इसके लिए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? देख रहे हैं आप, ऊपर दिया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा दे दिया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। हो सकता है कि अगली बार ये दोनों एक ही क्वेश्चन में दे दे और सामने दे दे सूची मिलान में आपको इसके वर्ष, कि इस वर्ष या किस वर्ष हुई थी, आप सूची मिलान करिए, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो 1784 में की थी। 1784, ऑप्शन नंबर सी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्राच्य मतलब प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देना है। देखो
कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर हमें आधुनिकता चाहिए, अगर हमें विकास चाहिए, तो हम क्यों आधुनिकता, क्यों अग्रमुखी ना होके पाश्चमुखी हो। तो दो तरीके के पुनरुत्थान होते हैं। अगर हमें विकास करना है तो दो तरीके के होते हैं। एक आधुनिकतावाद को आत्मसात करना, एक होता है प्राच्य शिक्षा को या पुनरुत्थान करना। पुनरुत्थान करने के अंतर्गत होता है कि जैसे हम प्राचीन समय में हुआ करते थे, हमारी जो संस्कृति हुआ करती, आप जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में ना ही महिलाओं के साथ कोई प्रॉब्लम थी, ना ही कोई वर्ण व्यवस्था जैसी कुरीति थी, ना ही विधवा विवाह जैसी या बहुविवाह जैसी कुरीति थी। ठीक है, अगर बहुविवाह थी भी तो वो दोनों जेंडर के लिए मान्य थी। इवन महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी और जनेऊ धारण करती थी। जैसे आप जानते होंगे अपला, चपला, अपाला, घोषा, ये ऐसी विदुषी महिलाएं थी जो ऋचाओं की, ऋग्वेद की ऋचाओं की भी रचना किया है इन्होंने। तो ये यही कह रहे थे कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, हमें वास्तविक धर्म की ओर लौटना चाहिए, ना कि अंग्रेजों द्वारा दिए जा रहे उनके अपने स्वार्थ के लिए जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमें लौटना चाहिए। तो इनका उद्देश्य क्या था? प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना, कुरीतियों से बाहर निकलना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। तो आप देखे होंगे कि इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम 22 की ओर। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये खगोल विज्ञान का क्वेश्चन है, ये भूगोल में आप पढ़ते भी हैं। ठीक है, भूगोल में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन ये है खगोल विज्ञान का क्वेश्चन, भूगोल के अंतर्गत ही आता है। हीलियम गैस का दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन गैस का दहन। ठीक है, तो किस कारण से सूर्य धधक रहा है, यह क्वेश्चन यही है। ठीक है, देखो, जब ब्रह्मांड का उदय हुआ, जब ब्रह्मांड का उदय हुआ उसके समय में, उस समय हाइड्रोजन जो था वो सबसे पहले अस्तित्व में आया। क्यों आया? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यह सबसे पहला तत्व है। ठीक है, तो सूर्य के दहकने के पीछे जो कारण है वो इन्हीं हाइड्रोजन का जो है वो नाभिकीय संलयन होता है। संलयन क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? बहुत ही ज्यादा तापमान होता है तो ये पिघलकर आपस में जुड़ जाते हैं। दो चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा, जानते भी होंगे। एक चीज होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो है वो एक परमाणु का दो अलग अलग परमाणुओं में टूट जाना जो है वो विखंडन कहलाता है, और दो परमाणुओं का संलयित होकर जुड़ के आपस में एक हो जाने को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन उसके कई गुना अधिक नाभिकीय संलयन के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। और हाँ, जब नाभिकीय संलयन या विखंडन होगा तो बहुत ज्यादा ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है। इसी आधार पर नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम, एटम बम और संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन। आप जानते होंगे कोई भी परमाणु हो उसमें नाभिक पाया जाता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं, दो परमाणु हैं, एक ये, चारों तरफ इसके कक्षाएं हैं, यहाँ पर नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये दोनों परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो जैसे मान लो कि इसका मास है 1 किलो, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, किसी भी तरीके से नैनो किलोग्राम में होता है। ठीक है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से, और इसका होता है 1 किलो, मान लेते हैं केवल समझने के दृष्टिकोण से। अब इन दोनों का जो संलयन होता है तो इसमें इन दोनों का मास, वजन जो है ये बाहर निकल जाता है। ये
इनका तो होना चाहिए 2 किलो जो नया परमाणु बना, लेकिन होता नहीं है। ये 1.5 किलो का होगा या उससे कम का होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए ये इतना वजन नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मिलीग्राम में भी नहीं होता और भी हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। लेकिन समझने के दृष्टिकोण से ये मान लो कि 1.5 किलो, होना तो चाहिए 2 किलो, क्योंकि ये एक है ये एक है, लेकिन होता कितने का है, 1.5 किलो। तो ये आधा किलो कहाँ से कम हुआ, यही आधा किलो जो है वो ऊर्जा में विखंडित हो गया, ऊर्जा का निर्माण कर दिया, ठीक है। यही दशा होती है नाभ की संलयन की। तो सूर्य जो इतने लंबे समय से धधक रहा है और इतनी ऊर्जा जो है वो दे रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, नाभ की संलयन। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य या अन्य तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा या प्रकाश का स्रोत नाभ की संलयन होता है। इन खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं एच एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, दोनों आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इससे ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी का निकटतम तारा है। इनका जो क्वेश्चन की भाषा क्या पूछ रही है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक पाया जाने वाला तारा जो है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है वेगा, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्रमा। आप जानते हैं कि चंद्रमा कोई तारा नहीं है, चंद्रमा कोई तारा नहीं, तो इसको आप तुरंत निकाल के ये, क्योंकि ये एक उपग्रह है, ठीक है। किसका उपग्रह है ये, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा रखा गया है। इसका सही आंसर है सी, सूर्य जो है ये सबसे नजदीक तारा है। अब आप कहेंगे ये तो सूर्य है, तारे तो रात में टिमटिमाते। नहीं नहीं नहीं, तारा जो है ये बहुत सारा पाया जाता है ब्रह्मांड में, एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में। आप जितने देख पा रहे हैं ये केवल आपके जो है ये गैलेक्सी में पाए जाने वाले तारे हैं। ऐसी बहुत सी गैलेक्सियां हैं और उनमें बहुत से तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक तारा है सूर्य। तो ये सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन चूंकि ये केवल और केवल 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इस कारण ये हमें इतना ऊर्जा देती है। और इसी कारण जो है सूर्य भी एक तारा है, चूंकि ये हमारे सबसे नजदीक है, इसलिए हमें इतना ऊर्जा प्रदान करता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, ये पूर्णिमा पर होता है। पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। वैसे आपने जो कहानी सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कि राहु केतु जो है वो चंद्रमा को निगलते हैं, तो जब चंद्रमा गोल हो जाता है तो उसी दिन निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सीधे व्यक्ति जो होते हैं उनको हमेशा राहु केतु खाता है। क्यों? क्योंकि उदाहरण उनके फिर पेश करते हैं कि जब चंद्रमा टेढ़ा रहता है तो नहीं खाता राहु से, लेकिन जब गोल हो जाता है तो वह आराम से गले में उतर जाता है। ये केवल और केवल मिथिकल कहानियां मात्र हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के पीछे ऐसी कोई दशा नहीं होती है। देखो, चंद्र ग्रहण कब लगता है ये आप एक बार थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब खगोलीय जो है ये टुकड़े हैं, खगोलीय ग्रह हैं या खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। ये सब चक्कर लगा रहे हैं किसी न, जैसे पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य का, सूर्य जो है वो गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर के दौरान होता क्या है कि कई बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही सीध में आ जाते हैं। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, ठीक है, ये वाली आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है
तो आप जानते हैं कि हमें प्रकाश जो है वो सूर्य के माध्यम से मिलता है, हमें भी और चंद्रमा को भी। तो इसकी परछाई की वजह से चंद्रमा पर अंधकार छा जाता है, चंद्रमा पर अंधकार छा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की परछाई है ये अब चंद्रमा पर पड़ने लगी, जिससे यहां पर अंधकार हो गया। तो ऐसी दशा में इस समय हमें चंद्रमा नहीं दिखता है। और जैसे जैसे यह स्थिति बदलती है, सूर्य इधर होता है, पृथ्वी थोड़ी उधर होती है, चंद्रमा थोड़ा इधर होता है, तो हमें थोड़ा 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 फिर चंद्रमा दिखाई देने लगता है। तो ये कहते हैं कि अब चंद्रग्रहण खत्म हो रहा है। ठीक है। और जब यही चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो हमें सूर्य नहीं दिखता, क्योंकि हम पृथ्वी से जब सूर्य की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा बीच में होने के कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। तो वो उस दशा को सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के रात में होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता तथा पृथ्वी की छाया के कारण, वही परछाई के कारण, अंधेरा छा जाता है चंद्रमा पर। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, आज का लास्ट क्वेश्चन। हम लास्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहेंगे, ठीक है, कि यदि आपको पता होगा कि 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा यूपी बीएड का, उसका फॉर्म आ चुका है। ठीक है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि उसकी अंतिम डेट नजदीक आ रही है। अभी तक आपने अगर नहीं डाला है तो डाल दीजिए। यदि आप बीएड करना चाहते हैं और आप किसी भी तरीके के उलझन में हैं, किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी है, बीएड को लेकर कोई क्वेश्चन है, या आप हमारे साथ आप बीएड करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से बीएड करना चाहते हैं, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर पर या मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, या जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज आकर हमारा ऑफिस है, आप विजिट करके जो भी आपकी इंक्वायरी हो आप पूछताछ कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे साथ बीएड करने पर आपको जरूर लाभ ही मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। हम इसको 2 भागों में लेके आएंगे। आज का भाग यहीं समाप्त होगा और नेक्स्ट में हम 26 से 50 तक का क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चन जीएस का करा रहे हैं पीवाईक्यू के माध्यम से, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं गारंटी देता हूं आपका जीएस पोर्शन केवल और केवल पीवाईक्यू हल कराने मात्र से ही हो जाएगा कवर। आपको कहीं जाने की या कुछ भी पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को आप जरूर सुनिएगा। जब हम ये क्वेश्चन कराते हैं उस समय जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उस समय आपको जरूर मन लगा के सुनना ही है। हम जितना हो सकेगा पीवाईक्यू हल कराएंगे अलग अलग वर्षों का। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है? निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 180 डिग्री, क्वेश्चन नंबर बी 90 डिग्री वेस्ट, और क्वेश्चन नंबर सी 0 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर डी 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हमारी पृथ्वी गोल मानी जाती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी गोल मानी जाती है। इसमें अध्ययन के दृष्टिकोण से काल्पनिक रेखाएं खिंची हुई है। तो जो क्षैतिज रेखा है, जो बड़ी लाइन है, जो बेड़ आप ये देसी भाषा में यदि आप समझना चाहें, जो क्षैतिज रेखा है इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर 5 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री,
जो 23.5 डिग्री की रेखा है इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही खड़ी लाइनें भी अर्थात क्षैतिज लाइनें भी ऊर्ध्वाधर लाइनें भी खींची गई हैं। आपने यदि ग्लोब देखा होगा या ग्लोब का चित्र देखा होगा, यदि नहीं भी देखा है तो आप यहां समझिए कि ऐसे क्षैतिज रेखा भी खींची हुई मिलती है। तो इन क्षैतिज रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, तो इसके पूरब, इसके पश्चिम में जो है वो वेस्ट कहलाती हैं, और वेस्ट देशांतर रेखाएं, और जो पूर्वी भाग में उसे ईस्ट देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो कितने डिग्री अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं तारीख को बदलती हैं या तिथि को बदलती हैं, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। तो मान लीजिए अभी सूरज की किरण यहाँ पहुंच रही हैं, अब पृथ्वी की गति करते करते यहाँ आई, तो अब इस डिग्री अक्षांश पर सवेरा होगा या उजाला होगा। तो किस समय किस देशांतर पर तारीख बदल जाएगी, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री देशांतर जो है ये तारीख को बदलता है, ये तिथि रेखा मानी जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मॉडल या ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, ग्लोब का निचला भाग या मैप का निचला भाग जो होता है वो दक्षिण होता है, ऊपरी भाग पूर्व उत्तर होता है, और दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, वेस्ट, और बाएं हाथ की तरफ पूरब होती है, ईस्ट। ठीक है, तो 180 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, वो तारीख को बदलती है। ये एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं खींची रहती। यह अध्ययन के दृष्टिकोण से, गणना के लिए या जानकारी के लिए या पढ़ने के लिए केवल काल्पनिक रेखाएं मात्र हैं। ये ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में होती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इनमें से 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 को समय रेखा और उसके ठीक उल्टा, ठीक पीछे 180 को तिथि रेखा कहते हैं। ज्ञात हो कि 0 डिग्री देशांतर के प्रति डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री या 1 डिग्री से दूसरे डिग्री, कहने का मतलब 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच पृथ्वी को गति करने का समय जो है वो 4 मिनट का समय लगता है, और प्रति डिग्री पश्चिमी बढ़ने पर 4 मिनट का समय लगता है। अब चाहे इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े तो हमें 4 मिनट का समय लगता ही है। और इसी तरीके से 24 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, और यहाँ तक देखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।